अरे अरे, धीरे बोलो, इस बारे में सबके सामने बात नहीं करते। ये तो सबको होता है, तुम कोई खास थोड़ी हो, क्या हर वक्त दर्द दर्द करती रहती हो। अरे कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत गड़बड़ चलता है, इट्स ओके। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा। ये सब बातें आपने आमतौर पर सुनी होंगी। इट्स नॉट ओके, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन। एक्चुअली इन इरेगुलर मेंसेस की सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हम इसे इग्नोर करते हैं। इग्नोरेंस के साथ साथ अनअवेयरनेस बहुत बड़ा कारण है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो 71% ऑफ गर्ल्स डिड नॉट नो अबाउट पीरियड्स टिल देयर फर्स्ट साइकिल। दे डोंट नो हाउ टू यूज सैनिटरी प्रोडक्ट्स। देश का एक कोना जहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, दे थ्रो पार्टी फॉर देयर फर्स्ट प्यूबर्टी, वहीं देश का दूसरा कोना जहां पर इसको मैटर ऑफ शेम माना जाता है, दे डोंट टॉक अबाउट इट। In fact, it's not the matter of shame. It's normal. It's a sign that the woman is healthy. So ये ignorance और ये unawareness, इन्हीं के बारे में बात करने और इन ignorance से होने वाली menstrual irregularities के बारे में बात करने आज हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं what is menstruation. हेलो मैम, वेलकम। तो मैम, जैसे कि हमने अभी बात की, अनअवेयरनेस बहुत ज़्यादा है इसके बारे में, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी आप सरल भाषा में समझाएं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एंड स्पेशली विमेन के साथ साथ मेल्स को भी समझ में आना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए भी ज़रूरी है। डेफिनेटली। एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल प्रोसेस है फीमेल बॉडी का। उसमें क्या रहता है कि अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इन शॉर्ट की जैसे जब मीटिंग होती है उस टाइम पे क्या रहता है कि अगर स्पर्म्स जो हैं वो ओवम के साथ जो है फर्टाइल नहीं करते हैं ओवम को, एट दैट टाइम क्या रहता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो श्रेड होती है, तो वो ब्लीडिंग के तरीके से श्रेड होती है, तो दैट इज मेंस्ट्रुएशन। ऑल राइट, मतलब काइंड ऑफ बॉडी का अनयूज्ड पार्ट है। जैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है, ये दिस इज काइंड ऑफ अनयूज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। मान सकते हैं कि क्योंकि क्या रहता है कि अगर मान लीजिए ओवम फर्टाइल नहीं हुआ, राइट, तो उसका बाहर निकलना जरूरी है। वो एज एन की शरीर की गंदगी मान लीजिए, उसको गंदगी ही माना जाता है। अगर वो बॉडी के अंदर रहेगा तो बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट भी हो सकते हैं, तो उसका निकलना जरूरी है बॉडी से। राइट, सो दिस इज एग्जैक्टली एक्चुअली अ नॉर्मल प्रोसेस, राइट। आई डोंट नो कि भारत में इसको टैबू क्यों माना जाता है, इसके बारे में बात करने में स्पेशली मेल्स बहुत शर्माते हैं, राइट। तो अभी मैम, क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बात नहीं कर पाती, इसके बारे में बता नहीं पाती, तो क्या आप सरल भाषा में समझा सकते हैं किन चीजों को हम बोलेंगे कि दिस मेंस्ट्रुएशन इज नॉट राइट और देयर इज सम इरेगुलरिटी इन दिस? जी, जो कुछ तो गड़बड़ है। जी, ये जो टिपिकल मेंसेस का पीरियड होता है, इट्स बेसिकली अ साइकिल ऑफ 28 डेज। ओके, उसमें से अगर आप ऊपर नीचे हो जाए नो प्रॉब्लम, 1-2 दिन, बेसिकली 3 to 5 डेज जो होते हैं आप मेंस्ट्रुएट करते हैं, आपकी वजाइना से ब्लीडिंग होती है। ओके, जैसे स्टार्टिंग के कुछ दिन आपके हैवी फ्लो हो गए एंड देन वो रिड्यूस होता है, फिर एंड पे स्पॉटिंग होती है ना, वुमेन कैन रिलेट, तो ऐसे होता है। लेकिन अगर इसमें कोई इरेगुलरिटी आ जाती है, सो व्हाट हैपेंस इज कि या तो आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा पेन होगी। पीएमएस इज वेरी कॉमन प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, दे आर वेरी कॉमन, दे आर कंप्लीटली नेचुरल। थोड़ी बहुत पेन होती है, फटीग होता है, क्योंकि आपकी बॉडी से कोई लाइनिंग जो है वो टियर होके आपका खून निकल रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ तो सिम्टम होंगे ही, दैट्स नॉर्मल। बट अगर बहुत ही ज्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में कोई इम्बैलेंस है, ठीक है, तो उसे हम डिस्मेनोरिया कह देते हैं। और अगर आपको मेंसेस आ ही नहीं रहे तो हम एमेनोरिया कह देते हैं। और अगर लेट आ रहे हैं, जैसे 15 दिन लेट हो गए, 1 महीना लेट हो गए, उससे हम ओलिगोमेनोरिया कह देते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और बहुत लंबे टाइम तक हो रही है, मतलब 15-15 दिन रुक ही नहीं रहे हैं, 10-10 दिन रुक नहीं रहे हैं, उतने ही फ्लो में, तो हम उसे मेनोरेजिया कह देते हैं।
और एक आजकल तो इतनी ज्यादा टर्म्स आ गई हैं, एक मेट्रोरेजिया भी है जहाँ पे आपको पीरियड्स आए कुछ दिन, 2-3 दिन बाद फिर से आ गई, या बार बार मतलब मंथ में ट्वाइस थ्राइस आ रहे हैं, तो वो मेट्रोरेजिया हो गई. सो देयर आर अ नंबर ऑफ टर्म्स. जी, अगर इसमें से कुछ भी सिम्टम्स आपको हैं तो मतलब देयर इज सम इरेगुलरिटी इन योर पीरियड्स, राइट. अभी आपने एक टर्म यूज की पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स. जी. तो क्या है ये, इज इट समथिंग रिलेटेड टू सम इरेगुलरिटीज, या अगर नॉर्मल भाषा में इसको समझाना चाहें तो आप किस तरह से? इट्स प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, मतलब कि मेंसेस से होने पहले होने वाले सिम्टम्स. ओके. अगर आपकी यूट्रस की लाइनिंग है, सबसे पहले जब मेंसेस से पहले क्या होगा, आपकी बॉडी से ब्लड इकट्ठा होगा, यूट्रस में जाएगा, इट विल प्रिपेयर, द ब्लड इज द बेसलाइन फॉर द बेबी, इट्स फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बेबी. अगर वो बेबी कंसेप्शन नहीं हुई है, ठीक है, तो वो शेड हो रही है, तो उससे क्या होगा, अगर बॉडी में खून कम हुआ है, लाजमी है कि आपको कमजोरी आएगी, ठीक है, आपके न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे और आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे, क्योंकि जब वो टीयर हो रहा है ना, जैसे हम बोलते हैं कि डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन में हमारी बॉडी से जो फूड जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जाता है, तो एक मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस, ऐसे इस तरह से हिल के ऐसे बॉडी में जाता है, दिस इज अ मूवमेंट, राइट. तो वो मूवमेंट भी तो होगी जब यूट्रस की लाइनिंग शेड हो रही है, उसमें मूवमेंट हो रही है, उसमें कंट्रैक्शंस होगी ऐसे यूट्रस के मसल्स में, और वही कंट्रैक्शंस जो है आपको पेन करती है. सो अभी अगर हम उसको ठीक करना चाहें तो उसके बहुत बेसिक से तरीके हैं. हम हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि ठंडा पानी हम यूज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, गर्म पानी हम यूज करते हैं तो मसल रिलैक्स होते हैं. सो बेसिकली उन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हमें मसल रिलैक्स करना है, तो मसल रिलैक्सेशन के लिए हीट इज वेरी गुड. सो आप अपने लोकल एरिया पे आप हीट कर सकते हो, हीट पैड लगा सकते हो, क्योंकि पास हीट पैड नहीं है, सो वुमेन कॉमनली यूज वाटर बॉटल्स, गर्म पानी करके वी यूज वाटर बॉटल्स, राइट. तो वो आपको, अगर आपको बैक पेन भी हो रही है, आपको थाई पेन हो रही है, आप वहाँ पे हीट एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है. और अपने फूड को भी ऐसा इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये वात के कारण होता है, पित्त के कारण होता है. जब वात बड़ी होती है तो पेन है, कहीं भी बॉडी में पेन है वहाँ वात जरूर होगी. ओके. तो उसके लिए हम वात शामक नहीं, ठंडी चीजें नहीं लेंगे, उसके लिए हम चिकनी चीजें लेंगे. घर में ना मम्मियाँ प्रसाद बनाती हैं और गरम हल्की चीजें देती हैं, उससे घी ज्यादा खिलाती हैं, उससे क्या होगा, जो मूवमेंट है वो इजी फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट, कोई रुकावट नहीं होगी, आपको दर्द कम होगा, ठीक है, और आप रेस्ट कीजिए, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. अगर ज्यादा हो रही है, अगर जरूरत से ज्यादा हो रही है, देन इट्स सम प्रॉब्लम. Yeah, that's very well explained. मैम, इसके साथ साथ जो भी मैम ने सिम्टम्स बताए, कई बार ऐसा भी होता है कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, बहुत इरिटेशन हो जाती है बहुत जल्दी, लाइक बहुत ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता, तो उसका क्या स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, ऐसा क्यों होता है? वो हॉर्मोन्स के कारण ही होता है बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे हमारे फीमेल हॉर्मोन्स जो हैं वो पीक पे होते हैं एट दैट टाइम, तो उसी के कारण ये मूड स्विंग्स होते हैं, एंड इट्स टोटली नेचुरल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है. तो ऐसे में क्या है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि इट्स टोटली नेचुरल, और उससे उस टाइम पे वुमेन्स को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके बिहेवियर को देखते हुए उनको इग्नोर करना चाहिए. इवन दो इस टाइम पे जैसे आपने देखा होगा कि फीमेल्स जो है वो चॉकलेट्स बहुत ज्यादा लेते हैं, तो दैट इज ड्यू टू यही मूड स्विंग्स के कारण ही. मूड स्विंग्स को ये नॉर्मलाइज करता है. ओके. हाँ जी. तो शायद ऐसा कुछ एक्टिविटी करना चाहिए जो एक वुमेन को पसंद हो उस वक्त, ताकि वो अच्छा बेटर फील करे. राइट. सो husbands and brothers, treat your wife at that time especially with lot of love, lot of care, lot of pampering, and brothers also थोड़ी बहन की सेवा कर लो, पैर दबा लो, अच्छा लगेगा उसको भी और आपको भी डेफिनेटली. मैम, अगर इसकी कॉजेस की बात करें तो जैसे मैम ने बहुत सारी टर्म्स हमें बताई, बहुत सारी इरेगुलरिटीज बताई, तो उनके कॉजेस क्या हैं, क्यों हो जाता है ऐसा? मेनली फर्स्ट फैक्टर तो अगर हम इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए लेके चलेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, तो वो मेजरली डाइट, लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड है अपना. और रेदर देन दैट अगर हम बात करें अदर कॉजेज की, तो उन कॉजेज को हमें स्ट्रिक्टली देखना भी चाहिए. एक तो पीसीओडी हो गया, जो मेजर कारण है, पीसीओडी, पीसीओएस, उसमें क्या है कि सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है ओवरीज के अंदर, तो वो भी जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन को लीड करता है. एडिनोमायोसिस, ये काफी लेटर ऑन स्टेजेस में देखने को मिलता है,
मतलब कि लगा के चलिए कि आप आफ्टर 35 की एज कि जब जो है फीमेल ने बर्थ दे दिया है, जी, नल्ली पैरस वुमेन होती है कि जिसने अभी तक बर्थ नहीं दिया है, ओके, उसमें नहीं, जिसने बर्थ दे दिया है एक जी। बार मान के चलिए कि उसके जो है फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जी, एम्ब्रियो स्टे कर चुका है वूम में। आफ्टर दैट एडिनोमायोसिस की कंडीशन आती है, उसमें क्या है जो यूट्रस की लेयर है वो थिक हो जाती है, ओके, तो उस केस में भी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती है। ऑलराइट, और अदर देन दैट अगर हम देखें तो पीसीओएस पीसीओडी का मैंने आपको बता दिया, जी। और हार्मोनल इम्बैलेंस। जी, और एक केस और रहता है आईटीपी, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। आईटीपी के पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं, उनमें भी जो है हैवी ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। तो जनरली ये नहीं है कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ अंडरलाइन कॉज वो ओवरीज या यूट्रस में कोई फिब्रॉइड या कोई मांस की गांठ ही बनी हुई है उसके कारण ही है। आईटीपी केस में भी हैवी मेंस्ट्रुएशन रहती है, तो हमें सीबीसी रूल आउट भी करना चाहिए। प्लेटलेट काउंट देखते हैं उसके लिए। ओके, अगर प्लेटलेट लो हैं आपके तो उस टाइम पे भी हैवी मेंस्ट्रुएशन होती है आपको। राइट, तो ये सारे कारण हैं मेजरली इरेगुलर वेरी मेंस्ट्रुएशन। ट्रू। एंड प्लैनेट आयुर्वेदा के पास बहुत सारे पेशेंट्स आईटीपी की प्रॉब्लम Yes, को लेके आते हैं, एंड definitely. लकीली वी आर एबल टू ट्रीट देम, राइट, एंड दे बिकम वेरी हैप्पी। सो वी हैव द एबिलिटी, राइट, Yes. टू एटलीस्ट रिलीव देम धीरे धीरे। ऑब्वियसली कोई भी बीमारी हो आपकी एकदम ठीक नहीं होगी, उसको वक्त लगेगा। अपनी डाइट पे और अपनी मेडिसिन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपका डिजीज ट्रीट हो सकता है। तो अगर आप भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन आप बुक करा सकते हैं। प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल फॉर यू। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं, और जो आपने स्पेसिफिकली आजकल पीसीओडी पीसीओएस बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें आपने बताया कि सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, definitely. तो इनका कुछ पर्टिकुलर नंबर भी होता है या एक ही सिस्ट से भी प्रॉब्लम हो सकती है? देयर आर मल्टीपल सिस्ट। पीसीओएस में मेनली मल्टीपल सिस्ट रहते हैं। ओके, पॉलीसिस्टिक, इसका जो अगर हम इसका मेजर टर्म अगर हम लें तो वो ये रहता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओके, जिसमें नंबर ऑफ सिस्ट बनते हैं। पॉली मींस पॉली, या तो नंबर ऑफ सिस्ट बनते हैं इसमें। और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका समाधान है। मेजरली अगर हम मॉडर्न साइंस को लेके चलें तो उनमें वो क्या करते हैं कि ओसी पिल्स दे देते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए उनके मेंस्ट्रुएशन को रेगुलर कर देगा, बट लॉन्ग टर्म में चल के वो इनफर्टिलिटी कॉज कर देगा। ओके, तो इसलिए अदर देन ओसी पिल्स हमें नेचुरल वे से उसको ठीक करना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ उस टाइम के लिए अपने आप को ईज करने के लिए वो चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के फिर एक फीमेल के लिए वो चीज बहुत ही अगर इनफर्टिलिटी को लीड कर जाएगा तो वो उसके लिए अगर हम लेके चलें तो एनवायरनमेंट में भी रहने के लिए वो मुश्किल हो जाता है वो सिचुएशन। तो दैट्स व्हाई नेचुरल फिनोमिना अपनाएं, अदर देन कि आप जो हैं वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को ईज करने के लिए आप फास्ट फिनोमिना ले रहे हैं। राइट, हाँ जी। तो हर चीज में फास्ट फॉरवर्ड क्विक नहीं चलता हाँ जी, है। अपने आप को बिल्कुल तसल्ली से टाइम दे और अपने आप को ठीक होने का भी समय दे। हमारी बॉडी में नेचुरल हीलिंग भी होती है जिसको इंड्यूस किया जा सकता है, या कुछ नेचुरल तरीकों से आपकी बॉडी को अपने आप से भी हील किया जा सकता है, तो वो करना इज मच बेटर एज कंपेयर टू दैट मेथड। ऑलराइट, क्या इन सिस्ट्स को मैम आपसे जानना चाहूंगी, जिनकी सिस्ट की मैम बात कर रहे हैं, तो क्या उन सिस्ट को ऑपरेशंस भी एक मेथड है जिससे उसको रिमूव किया जा सकता है, या फिर ये अगर एक बार खत्म हो गई तो दोबारा से अपीयर होने के चांसेस भी रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में है और उसके मल्टीपल बिग सिस्ट हो चुकी हैं और डॉक्टर्स को भी डर होता है कि कहीं वो ट्यूमर्स में कन्वर्ट ना हो जाए, जो कि पीसीओएस में होता है, ठीक है, तो उस केस में अगर पेशेंट की अपनी चॉइस है कि नहीं मुझे अपनी सिस्ट नहीं चाहिए, आई कैन नॉट लिव विद दैट, सो तो वो रिमूव करा लेते हैं। वो सर्जिकल ऑपरेशन से हो जाता है, लेकिन उसका कोई भी डेफिनेट नहीं है कि आपको नहीं होगी, क्योंकि रूट कॉज तो जिसने बनानी है वो फिर से बन जाएंगे। 6 मंथ के अंदर फिर से हो सकती है। ऑलराइट, तो ऑपरेट करके निकलवा भी लिया फिर भी दोबारा होने के चांसेस हैं, तो देयर इज नो परमानेंट solution for this in surgery. Yeah. Okay, all right. So क्या करें फिर? What could be the solution?
तो बेसिकली सबसे पहले तो अगर आपको सिर्फ मेंसेस, अगर सिर्फ सिस्ट की बात करनी है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की बात करनी है तो एक उनका कॉमन ग्राउंड है बेसिकली जो हम सबको पता है, डायबिटीज हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, दीज आर नॉट नॉर्मल डिजीजेस कि कोई वायरस आ गया उसे हम काट दें, एंटीबायोटिक दे दें और खत्म। दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सो उसके नाम में ही उसका जवाब है लाइफस्टाइल। योर डाइट एंड लाइफस्टाइल आर द रूट कॉजेज। जब तक वो चलते रहेंगे तब तक ये भी साथ में चलता रहेगा। जब आपने उसका साथ छोड़ दिया तो डिजीज का साथ छूट जाएगा। वाओ, दैट्स वंडरफुल। तो क्या करना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए कि ये डिजीज हो ही ना, प्रॉब्लम ही ना हो? जी, चलो हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाते हैं कि आजकल क्या रूटीन है ज्यादातर लोगों का, जो हमने पेशेंट देखे हैं। ठीक है, अगर कोई वर्किंग है, अगर वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, दे गेट अप लेट, तो जल्दी जल्दी से सिर्फ चाय पी के चले गए या कुछ नहीं खाया, सीधा लंच किया, तो उसमें क्या हो गया, वात प्रकोपित हो गई आपकी तभी। ठीक है, सबसे पहले तो अगर पास में या तो ठंडी वाटर बॉटल पड़ी है, सबसे गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी पी के फ्रिज का हम उठ जाएंगे। सबसे पहले तो जब हम सुबह उठते हैं बॉडी को क्लेंस करना जरूरी है। सर्दियां हैं तो गर्म पानी पीजिए, और गर्मियां हैं तो फर्स्ट वाटर ऑफ योर डे शुड बी ल्यूक वार्म। ठीक है, बाद में आप ठंडा पीजिए, हल्का जो घड़े का होता है या रूम टेम्परेचर वाला होता है। अगर ज्यादा गर्मी है हल्का ठंडा, कुछ 2-3 डिग्री ठंडा, लेकिन फर्स्ट जो वाटर है वो आप गर्मियों में ल्यूक वार्म लीजिए। उससे क्या होगा, बॉडी को एक किक स्टार्ट मिलेगा, हाइड्रेशन मिलेगी, आपका जो सिस्टम सोया हुआ है उसे टॉक्सिन फ्लश आउट करने में, जागने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर अब अपना फ्रेश होइए, आप जो भी करते हैं अपना कीजिए, टेक अ बाथ, एंड देन व्हेन यू ईट यू शुड ईट हाईली न्यूट्रिशियस फूड। सिर्फ क्या होता है कि जैसे पीसीओडी में ना ओबेसिटी होती है, फैट कंटेंट ज्यादा होता है बॉडी में, तो व्हाट पीपल डू इज दे ईट लेस। सो अगर आप लेस ईट करोगे, पीसीओडी में वात बहुत ज्यादा बड़ी होती है, या इरेगुलर मेंसेस में भी वात बड़ी होती है, अगर आप न्यूट्रिशनली लेस फूड खाओगे, न्यूट्रिशनली डेंस नहीं है, फिर भी वात प्रकोपित होगी। मतलब अगर आप सिर्फ एक रोटी खा के जा रहे हो या एक पराठा खा के जा रहे हो, दैट्स नॉट डन। आपका जो सुबह का खाना है वो लाइट होना चाहिए बट रिच इन फाइबर एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, सब कुछ उसमें होना चाहिए। आप पोहा ले सकते हैं, आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप पुलाव ले सकते हैं, और आप सूप्स ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको रोटी भी लेनी है आप रोटी भी लीजिए, उसमें अच्छी सब्जी फ्रेश हो सके तो फ्रेश, बासी ना हो। ठीक है, राइट। और साथ में सैलेड हो। अगर आपको जैसे अगर आपको है कि हाँ मुझे भूख नहीं लगी है, लोगों को आदत नहीं होती, लोग ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें उल्टी आती है, हम सुबह नहीं खाएंगे, स्पेशली इन समर्स। जी, वो क्या सिर्फ दूध पी के जाएंगे या सिर्फ चाय पी के जाएंगे। अगर आपको चाय भी पीनी है आप साथ में थोड़ी सी ले लीजिए, वो तो धीरे धीरे हो जाता है, आपकी आदतें धीरे धीरे ही बदलती हैं, ऐसे करके ऐसे कभी नहीं होती है। बिल्कुल। सो ग्रेजुअली आपकी बॉडी को जब आदत हो जाएगी ना, आपको अपनी बॉडी को पुश नहीं करना पड़ेगा, वो खुद मांगेगी आपकी बॉडी, बिकॉज यू आर लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर दैट। तो आपने वो खाना खाया, अब दोपहर में आ जाइए। अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने सुबह खाया फिर शाम को खाया। मेरे पास 2 दिन पहले एक पेशेंट आए थे, उन्होंने कहा मेरी डाइट बहुत अच्छी है। मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह 2 रोटी लेता हूँ, 4 रोटी लेता हूँ, और शाम को मैं 2 रोटी लेता हूँ, और दोपहर को मैं फ्रूट्स लेता हूँ। पता है ये कितनी गलत बात है, क्योंकि दोपहर में आपकी अग्नि सबसे ज्यादा होती है, सूरज की अग्नि भी और आपके अंदर की स्टमक की जठरा अग्नि भी। तो अब वो पित्त को प्रकोपित कर रही है, उन्हें ब्लड डिसऑर्डर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो एसिड आपकी बॉडी में बना है, जो आपकी जठरा अग्नि एक्टिव है दोपहर में, उसको आपको काम देना है करने के लिए, उसको आपको खाना देना है। सो बेसिकली आपका लाइट खाना होना चाहिए ब्रेकफास्ट में, लाइट एंड न्यूट्रिशनस, ओके, एंड देन लंच में होना चाहिए आपका हैवी, सबसे हैवी मील आपका होगा लंच में, जो कि ऑब्वियसली न्यूट्रिशियस होगा, बाहर का पैकेज्ड फूड नहीं होगा। ठीक है, कभी अपनी बॉडी के हिसाब से, कभी आपने दही ले ली तो कभी आपने छाछ ले ली, कभी कुछ भी नहीं लिया। अगर सब्जी हैवी है तो आप वो चीजें स्किप कर दीजिए। अगर सब्जी लाइट है, कद्दू तोरी की सब्जी है, तो आप उसमें दही और लस्सी ऐड कर सकते हैं, बैलेंस करके चलिए। ठीक है, अगर आलू गोभी है, आलू गोभी बहुत हैवी है, हाई कार्ब डाइट है, लोग कहेंगे हम घर का खा रहे हैं, तो हमें क्यों हो रही है, क्योंकि वो घर का भी ना वात प्रकोपित खाना खा रहे हैं, हाई इन कार्ब्स, हाई इन फैट, डेली या तो भिंडी या आलू, तो यही चल रहा है। तो ये छोटी छोटी गलतियों को पकड़िए, ये छोटी सी गलतियां आपकी बीमारी को किक स्टार्ट दे देती हैं। और फिर अगर आप
और शाम का टाइम आता है, तो शाम के टाइम आपको हेल्दी स्नैक्स लेने हैं, या अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपने लंच हैवी किया है तो आप डिनर कर लीजिए, या आपको इवनिंग स्नैक्स में आप ले सकते हो, अगर सनसेट नहीं हुआ है तो आप फ्रूट्स ले सकते हो, आप मखाने ले सकते हो, आप घर में मसाला मखाना बना सकते हो अगर आपका स्पाइसी पैलेट है। तो इन चीज़ों पे आप फोकस कीजिए कि अब आपको पता है कि आपको डिनर करना है और आप डिनर के लिए लेट ना हो जाओ, तो मैं स्नैक्स को लाइट रखूंगा जो कि 2 घंटे 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए, सो इट डजंट हैम्पर योर डाइजेशन फॉर दी नाइट। ओके, फिर आपने रात को, जैसा आपका लाइफस्टाइल है, अगर आपकी डेस्क जॉब है, आपका नेचुरली मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसे ध्यान में रख के आपको डिनर करना है। आई वुड एडवाइज डिनर में आप पनीर और पालक पनीर और सिर्फ पनीर, ये चीजें मत खाइए, ये थोड़ी हैवी होती हैं, ये आपके कफ को भी बढ़ाएंगी, चैनल्स में ऑब्स्ट्रक्शन करेंगी, दैट इवेंचुअली लीड्स टू इरेगुलर मेंसेस एंड पीसीओडी। पीसीओडी जिसका मेन कॉज ही ऑब्स्ट्रक्शन है, मेन उसका दोष ही कफ है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से देखना, अगर आपको एक रोटी ठीक बैठती है तो आप एक रोटी खाइए, लेकिन आप डबल सब्जी लीजिए, आप न्यूट्रिशन पूरा लीजिए अपना, ठीक है। और अगर आपको दूध पीना है, अगर आपके घर का दूध है, आपका सही दूध है, पैकेट वाला नहीं है, तो आप जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, डिनर डाइजेस्ट हो जाए, तो आपको रात को लास्ट चीज आप हल्का सा वार्म मिल्क भी ले सकते हो, आप टर्मरिक डाल के ले सकते हो, हल्की सी काली मिर्च डाल के ले सकते हो, वो कर्क्यूमिन की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से आप बैलेंस लेके चल सकते हो अपनी चीज को, माइंडफुली अपनी बॉडी को देख के, अपने जेनेटिक्स को देख के और अपनी लाइफस्टाइल को देख के, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीजन को देख के आप अपना डाइट एस्टैब्लिश कर सकते हो। राइट तो मतलब क्वालिटी ऑफ फूड तो थ्रू आउट डे आपको मेंटेन करनी है, और क्वांटिटी ऑफ फूड डिपेंड्स अपॉन योर वर्क स्टाइल, योर टाइम ऑफ ईटिंग एंड ऑल्सो योर जेनेटिक्स, आई वुड से। ऑल राइट, तो दूध की बात आपने की, कुछ लोग बोलते हैं दूध रात को नहीं पीना, कुछ लोग बोलते हैं दूध सुबह नहीं पीना, तो सही वक्त क्या है दूध पीने का, या ये भी एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है? लाइक जैसा हम जानते हैं कि सब कुछ सबके लिए नहीं होता, कुछ चीज माइट बी सुटेबल फॉर मी, माइट नॉट बी सुटेबल फॉर समवन एल्स। तो दूध का क्या कॉन्सेप्ट है, शाम को पीना है, सुबह पीना है, या नहीं पीना? ओके, आई टेल यू द प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क और आप बताना कि कब पीना है, ठीक है। ओके तो दूध क्या होता है, एक तो एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है, और इट इज हैवी टू डाइजेस्ट, अपने आप में इसे कंप्लीट मील माना जाता है, इसके अनगिनत फायदे हैं सही दूध के, ठीक है। और अगर हम इसे पीते हैं तो हमें नींद आती है, क्योंकि सारी बॉडी की जो डाइजेशन एनर्जी है पेट में चली जाती है कंप्लीटली कि हम उसे डाइजेस्ट करें, और ब्रेन में ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण हमें नींद आती है। तो क्या हमें ये सुबह लेना चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है। और एक क्या करती है, ये आपकी पल्स को भी आपकी थोड़ा स्लो कर देती है, ठीक है। इसलिए से बच्चों में जब बच्चे पैदा होते हैं स्टार्टिंग में दूध दिया जाता है, बच्चों की हार्ट बीट बहुत तेज होती है, तो उसे रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। जब स्टार्टिंग के कुछ महीने बच्चा सिर्फ दूध पीता है, और यूजुअली दूध पी के बच्चे सो जाते हैं। जी जी, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, ठीक है। और दूध एक ऐसी चीज है, वो आप सनसेट, आयुर्वेद में लिखा है कि वो आप सनसेट के बाद ले सकते हो। सनसेट के बाद आयुर्वेद में खाना मना है कि आपके इतने डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बनते हैं, लेकिन आप दूध ले सकते हो। सो आई थिंक बेस्ट वे टू कंज्यूम मिल्क इज कि जब आपका पिछला फूड डाइजेस्ट हो चुका है और आप रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो, आपको आगे जो करना है वो सिर्फ रेस्ट है और अपने आप को रीजनरेट करना है, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करना है, आप सोने वाले हो, तो बेस्ट वे टू ड्रिंक इज एट नाइट। ओके, राइट, ऐसे नहीं है, आप दोपहर को भी पी सकते हो, आप शाम को भी पी सकते हो, बट आई वुड एडवाइस कि आप सुबह ना पिए, क्योंकि वो एक तो आपके रूटीन पे नहीं जा पाएगा, और दूसरी बात है कि आपको सुबह चाहिए लाइट चीजें, आपको फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, आपको फाइबर चाहिए अपने रूटीन के हिसाब से, जैसा हमारी बॉडी को बनाया गया है कि हमें सुबह काम करना है, हमें रात को आराम करना है, उस हिसाब से देखिए। जी ओके मैम, मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को, स्पेशली आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, आप एडवाइस करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस में वी शुड अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उसकी क्या खास वजह है, क्यों वो मना किया जाता है? और मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज में भी स्पेसिफाई कीजिए प्लीज, क्या दूध पी सकते हैं, इज इट अलाउड? मना ही करते हैं। बेसिकली क्या रहता है कि जो दूध है, जैसे इन्होंने बोला कि हैवी है जी,
तो मिल्क प्रोडक्ट्स या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। वो क्यों अवॉइड करने के लिए बोलते हैं? क्योंकि वो चैनल्स में ऑब्स्ट्रक्शन करता है। ओके। मेनली हमारी बॉडी का अगर फ्लो आप चाहते हैं कि पूरी बॉडी में जहां भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, कोई भी फ्लो है, ब्लड फ्लो है, लिम्फ फ्लो है, किसी भी तरीके का फ्लो है, प्रॉपर चीजें जहां पहुंचनी चाहिए वो पहुंचे, उसके लिए हमारे चैनल्स का क्लीन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्वालिटी होती है कि वो चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ओके। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन लगा के चलो आप चाहे, या फिर आप मास अगर बढ़ता है, मसल जी। जो बढ़ती हैं वो जी। भी इसी से बढ़ती हैं। ओके। तो मेजरली जो है मिल्क प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो अगर हम पीसीओडी या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की भी अगर हम बात करें तो एक चैनल के थ्रू ही ब्लड आना है बाहर, तो वो उन चैनल्स में भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। और पीसीओडी पीसीओएस में भी ये मेजर कारण इसी वजह से रहता है क्योंकि मार्ग अवरुद्ध करता है, चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ओके। तो इस वजह से हम इसको मना करते हैं। और सेकेंडली ये भी है कि ये एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आर्म एक्यूमुलेशन का बहुत मेजर कारण है। आर्म एक्यूमुलेशन मींस कोई भी एंडोटॉक्सिन्स, या आप अपक्व अन्न भी ले सकते हैं कि जो पड़ा रह जाता है हमारे बॉडी में, और फिर वो धीरे 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 जो है वो दोषों को, जिस जगह पे भी रहेगा पर्टिकुलर दोष के साथ मिलके वो एक बीमारी में तब्दील हो जाता है। तो ये मेजर कारण है, हम मना करते हैं। और एक चीज और, आजकल उतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं है जितना मिल्क हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो मेजर एक कारण ये भी है, इस वजह से भी हम मना करते हैं दूध लेने से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मिल्क प्रोडक्ट इस टाइम पे हमें अवॉइड ही करने चाहिए। अगर तो आपको लगता है कि हाँ प्योर कहीं से मिल रहा है, फ्रेश मिल्क, वो भी गाय का दूध जो है वो ज्यादा बेटर माना गया, वो लाइट टू डाइजेस्ट है और त्रिदोष शामक भी है, तो आप गाय का दूध ले सकते हैं नॉर्मल, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। और नॉन वेज तो अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि आजकल उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है वो हमें नहीं पता है। इंजेक्शंस कितने लगते हैं उनको, सब कुछ एंड ऑल। तो वो मेजरली जो है आजकल सारी बीमारियों का कारण ऑटोइम्यून कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं, तो उन सब का कारण वही है, वहीं से ही जड़ शुरू होती है। हम दूध के साथ नॉनवेज ले रहे हैं तो वो चीज सबसे गलत है ऑटोइम्यून कंडीशंस के लिए। तो हमें मेजरली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ऑटोइम्यून कंडीशंस के आते हैं। हमने कुछ समय पहले अगर हम लेके चले, हमारा बचपन ही लेके चलो, उस टाइम पे हमने इतनी ये बीमारियां नहीं सुनी थी कहीं से भी। अब जब हम प्रैक्टिस में आए हैं तब जाके पता चल रहा है कि ये बीमारियां इतनी ज्यादा और आ कहाँ से रही हैं। उसकी मेन जड़ एक ही है, आम। और वो आम दोष बन किस चीज से रहा है? हमारी अनहेल्दी डाइट से। और ऐसी डाइट मेजरली जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोला गया है, 2 रस का सेवन साथ में नहीं करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, नमकीन, खट्टा, मीठा सब मिक्स करके ले रहे हैं। तो ये मेजर कारण है बीमारियों का। जिस दिन हम ये कॉम्बिनेशन बनाना छोड़ देंगे उस दिन बीमारियां भी पैदा होना छूट जाएंगी। राइट। एक तो हमारी बॉडी नेचुरली ऐसा नहीं बनी है, बहुत ही हल्का और सादा खाना खाने के लिए बनी है। ऊपर से अभी एनवायरनमेंट बहुत दिनों दिन वर्स्ट होता जा रहा है, तो मतलब हम तो अपनी बॉडी पे डबल ट्रिपल प्रेशर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कैसे ना कैसे रिफ्लेक्ट तो करेगी और वो इतने सारे डिजीज के फॉर्म में हमें पनिश कर रही है। राइट। तो मैम ने तो हमें बताया कि रूटीन हमारा कैसा रहना चाहिए, एक अगर एक हेल्दी पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम ओवरऑल नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का इशू है किसी भी फीमेल को, तो उसको अपने डाइट में या अपने इस लाइफस्टाइल में क्या ऐसा स्पेसिफिक चेंज करना चाहिए कि वो उसका इशू धीरे धीरे ठीक हो जाए, बैक टू नॉर्मल आ जाए? इन्होंने ऑलमोस्ट आपको डाइट के लिए तो बता दिया कि नॉर्मल हमारी डाइट क्या रहनी चाहिए। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में मेजरली जो हम चीजें मना करते हैं लेने को, rather than कि क्या खाना है, उसके अलावा जो नहीं खाना है वो ज्यादा डिपेंड करता है कि हमें क्या चीजें जो है वो नहीं लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कट करना रहेगा डेयरी प्रोडक्ट, उसके बाद हमें नॉन वेज डाइट अपनी कट करनी रहेगी, उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमें फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड जो है वो कट करना रहेगा। मतलब बहुत ही सिंपल और लाइट डाइट रहनी चाहिए। क्या है, जो जैसे मान के चलो अगर अब नॉर्मल ग्रोथ्स भी हो रही हैं बॉडी में,
ग्रोथ, मांस का फॉर्मेशन ही है वो भी, तो उसको अगर उतना खाना मिलेगा ही नहीं मांस से। आयुर्वेद में बोला गया है कि जो चीज हम ले रहे हैं ना, सामान्य सामान्य वृद्धि कारणम, ये एक वर्स है आयुर्वेद में, कि सामान्य से ही, सेम चीज से ही सेम की एक्यूमुलेशन या वृद्धि होगी बॉडी में। ओके। तो अगर हम सेम फूड देंगे अपनी बॉडी को भी, अगर हम मांस देंगे मान के चलो, या कुछ नरिशियस चीजें ही देंगे, जैसे मान के चलो डेयरी प्रोडक्ट या फिर नॉन वेज हो गया, जी। ठीक है, तो वो उसको बढ़ाएगा। तो हमें वो चीजें कम करनी है जो उसको बढ़ाए, और वो चीजें ऐड ऑन करनी है जो उसको कम करने में हेल्प करे। जी जी जी। तो हमें मेजरली ऐसी चीजें लेनी चाहिए कि जो स्क्रैपिंग करे बॉडी में। तो उसके लिए अगर हम नॉर्मली देखें तो एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है। वो स्क्रैपिंग करता है, जितनी भी आपकी बॉडी चैनल्स में ऑब्स्ट्रक्शंस हो रखी हैं वो उनको स्क्रैप करके बाहर निकालता है। जी। सबसे मेन चीज एलोवेरा जूस लेने को हम बोलते भी हैं पेशेंट्स को। उससे उनका फ्लो भी अच्छा हो जाता है। अगर मान के चलो कि किसी को जस्ट इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, पीसीओएस, पीसीओडी ये सब चीजें नहीं है, सिर्फ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, तो उस टाइम पे अगर हम एलोवेरा जूस उसको देंगे तो वो हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी है स्क्रैपिंग की। वो खींच के सब बाहर निकालने की, बॉडी चैनल्स को क्लीन करता है। उसके साथ आप जिंजर टी भी दे सकते हो जी। और आफ्टर दैट ना एक चीज हम बहुत रिकमेंड करते हैं क्रैम्प्स के लिए, उसमें रहता है सौंफ, जीरा, धनिया, प्लस आप अजवाइन ऐड कर सकते हैं। अजवाइन आपने यूजुअली ली भी होगी शायद, मोस्टली हम लेते आए हैं, मतलब प्रैक्टिस के अलावा भी अगर हम देखें तो मेजरली जो है हमारी मदर्स हमें देती रही है ये चीज। तो हम ये 4 चीजें मिक्स करके भी हम एक काढ़ा रेडी कर सकते हैं, वो क्रैम्प्स में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो इनको पानी में बॉईल करना है? हाँ, बॉईल करना है उसको। हाँ जी, हाफ टीएसपी ये सौंफ, जीरा, धनिया, और आप 1/4 चम्मच या अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, कईयों की पित्तज प्रकृति होती है तो 1/4 चम्मच अजवाइन या आधा चम्मच अगर किसी की पित्तज प्रकृति नहीं है तो वो ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा तुलसी और जिंजर टी ये भी काफी अच्छी मानी गई है इसके लिए जी। तो ये भी रिलैक्सिंग रहती है, फ्लो को अच्छा करती है जी। हाँ जी, तो ये चाहे तो पीसीओडी, पीसीओएस वाला पेशेंट है वो भी ले सकता है अपने क्रैम्प्स को कम करने के लिए। और अदर देन दैट कैमोमाइल टी भी काफी अच्छी है। वो क्या है, वो हमारे मूड स्विंग्स को भी जो है वो रेगुलेट करती है। ओके। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस को भी रेगुलेट करती है और मूड के लिए काफी अच्छी रहती है। तो अगर कोई रहता है, ऐसी फीमेल्स भी रहती हैं कि जिनका मूड काफी ज्यादा इरिटेटेड रहती हैं वो, है ना, तो उस केस में कैमोमाइल टी काफी अच्छी रहती है, तो वो ये भी ऐड कर सकती हैं। राइट। हाँ जी, ये होम रेमेडीज एक्चुअली काफी टाइम से मतलब हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन रीजंस हमें नहीं मालूम है कि क्यों ये दिया जाता है। मुझे याद है जब मुझे इनिशियली ये प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की, तो मेरी मम्मा ने मुझे एक हलवा बनाती थी वो, उसमें घी, बहुत सारा घी, प्लस उसमें जीरा, धनिया, अजवाइन ये सब डाल के और थोड़ा सा आटा डाल के वो हलवा मुझे खिलाती थी। और रियली बहुत ही मतलब काम और सूद फील होता था उसके बाद, और जो क्रैम्प्स होते थे वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाते थे। वो बहुत अच्छा वात शामक है जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि बॉडी में कोई भी पेन है या क्रैम्प्स चल रहे हैं उस टाइम पे वात ही प्रकोपित रहता है जी। तो वात को शमन करता है वो सारी चीजें, तो उनका क्राइटेरिया यही था आपको देने का। राइट। सो आवर कंट्री इज रिच ऑफ दीज रेमेडीज, आवर किचन इज लाइक अ मेडिकल स्टोर। हाँ जी। राइट। ओके, तो चलिए मैम, अभी आपने होम रेमेडीज बताई, मैं जानना चाहूंगी कि कुछ हर्बल रेमेडीज जो इन इरेगुलरिटीज को ठीक करने में हेल्प करती हैं। आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, इनके अलावा भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, अनगिनत औषधियां हैं आयुर्वेदा में जी। तो अगर हम लगा के चलें कि जस्ट फॉर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, तो उस टाइम पे आपके क्रैम्प्स को कम करेगा या फिर आपके फ्लो को अच्छा करेगा, तो उसके लिए अशोका रेस्ट जो है वो सबसे बेस्ट है। ओके। इसमें मेजरली काम जो है वो दशमूल का और अशोका का रहता है। अदर देन दैट और भी इंग्रेडिएंट्स हैं। दशमूल मेजरली वात शामक माने गए हैं जी। 10 हर्ब्स रहती हैं, उनके रूट्स रहते हैं। ओके। तो अलॉन्ग विद दैट अशोका,
अशोका को फीमेल के लिए बेस्ट हर्ब माना गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट हर्ब माना गया है। ओके तो ये आप ले सकते हैं, मान के चलो कि एट द टाइम जब आप मेंस्ट्रुएट कर रही हैं उस टाइम पे तो आप इसको 4 चम्मच सुबह शाम विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर ले सकती हैं। ओके बट अगर मान के चलिए कि सिर्फ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन रहते हैं आपको, तो आप चाहती हैं कि मेरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है मेरा वो रेगुलर हो, तो उसके लिए आप 2-2 चम्मच रेगुलर बेसिस पे भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जी तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर रहे। ठीक है। आफ्टर इन दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं कि सेपरेटली लेना? अलग से एक्चुअली वो जूस है जी और ये अरिस्ट है, जी तो इनको मिक्स नहीं करना है, इनको अलग अलग से ही लेना है। ठीक हाँ जी। तो उसके बाद हमारे पास एक शोका रेस्ट जैसी ही रेमेडी है, फीमोप्लान सिरप, आपके उस साइड पड़ा हुआ है जी वो, तो ये भी इक्वली इफेक्टिव है, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं साथ में। और उसके अलावा अगर आप नेचुरल चीज कुछ ऐसी चाहती हैं कि आपका ओवरऑल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फीमेल हेल्थ सपोर्ट। ओके तो फीमेल हेल्थ सपोर्ट में 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, अशोक, लोद्र और शतावरी। तो वो तीनों इंग्रेडिएंट जो है वो फीमेल की हेल्थ के लिए, फीमेल हार्मोन्स के लिए मेजरली जो है वो सबसे बढ़िया मानी गई है आयुर्वेद में। तो वो हमारे एक ही प्रोडक्ट में आपको मिल जाएंगी। तो जिसको भी अगर लगता है कि वो अपनी जो बॉडी है उसको हेल्दी रखना चाहती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना चाहती हैं, तो वो अपना ये प्रोडक्ट जो है फीमेल हेल्थ सपोर्ट वो ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट गायनिकल्प जो है वो टैबलेट फॉर्म में है विद सेम इंग्रेडिएंट्स। तो आपको अगर लगता है कैप्सूल फॉर्म जो है वो थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव रहती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं आपको जो टैबलेट्स लेनी है या कैप्सूल्स लेने हैं। उसके अलावा अगर हम ये तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की बात, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन मतलब जिनका कारण सिस्ट नहीं है, जो आपको फ्लो इरेगुलर है, हाई है, आप लगा के चलो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो गया जी, या स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस फैक्टर भी है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस टाइम पे अगर मान के चलो स्ट्रेस के रिगार्डिंग अगर जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो स्ट्रेस जो है वो लीडिंग फैक्टर है किसी भी प्रॉब्लम का आजकल, और आज की दुनिया में स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा है। तो उसके लिए हम उसको थोड़ा काम करने के लिए उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम ब्रह्मी कैप्सूल्स जो रहते हैं वो हम साथ में फीमेल को दे सकते हैं, ओके, टू काम स्ट्रेस और स्ट्रेस से रिलेटेड जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसको ईज करने के लिए जी। तो उसके अलावा ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की बात हो गई। अगर हम बात करें कि अगर किसी को पीसीओडी, पीसीओएस, अगर सिस्ट फॉर्मेशन या कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ्स लाइक फिब्रॉइड्स है, या फिर यूट्रस की जो लाइनिंग है वो जो है थिक हो चुकी है, एडिनोमायोसिस के केस में ऐसा होता है। और एक एंडोमेट्रोसिस टर्म भी है, उसमें क्या रहता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियल होती है ना जी, वो क्या है, वो अदर बॉडी पार्ट्स में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है वहां। तो जब भी फीमेल मेंस्ट्रुएट करती है वहां से भी ब्लीडिंग होती है। ऑलराइट, तो उस केस में थोड़ा चैनल क्लींजिंग का काम होना जरूरी है। तो उसके लिए चैनल क्लींजिंग के लिए एक तो कुमारी सार हम देंगे, आफ्टर दैट उसके साथ हम कांचनार गुग्गुल देंगे। कांचनार गुग्गुल जो है वो ओवरग्रोथ्स को कम करता है। ओके, तो सिस्ट के केस में या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम लगा लो आप, ठीक है, नॉर्मल एक सिस्ट भी है या 2 सिस्ट हैं, उस केस में भी, या किसी भी तरह की ओवरग्रोथ फिब्रॉइड्स लगा लो, तो उस केस में हम कांचनार गुग्गुल साथ में ऐड कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास ना ट्यूमोट्रिम कैप्सूल्स आते हैं, ओके, तो वो भी काफी इफेक्टिव है इसमें। और गुग्गुल कैप्सूल्स भी हम दे सकते हैं इसमें अलग से, जिनमें साइज ज्यादा बड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे कंडीशन होगी पेशेंट की, वो उस तरीके से हम जो उसकी प्रिस्क्रिप्शन है वो उस अकॉर्डिंग हम जनरेट कर देते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट की जो बीमारी है वो डिफरेंट रहती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पैक बन गया और वही हम सबको दे देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं, प्रॉब्लम वेरी करती है। प्रॉब्लम का जो कारण है ये नहीं है कि कारण भी सेम ही रहेगा हर एक बीमारी का, कारण पे भी डिपेंड करता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग हम उसका डाइट, लाइफस्टाइल एंड
मेडिकेशंस जो हैं वो हम पेशेंट को जो है वो बताते हैं। जी। तो ये चीज है। और हर इंसान की प्रकृति भी अलग अलग है, Definitely, तो उसके अकॉर्डिंग भी definitely. मेडिकेशंस आप रहती हैं। प्रिस्क्राइब हाँ करते जी, होंगे। हाँ जी। तो अगेन हर बार मैं ये सजेस्ट करती हूँ, इस बार भी सजेस्ट करूंगी कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए इन मेडिसिन को ना लें। आपकी बॉडी किस टाइप की है, आपका डिजीज कितना सिवियर है, कब से है और उसका क्या कारण है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो सब जाने बिना दवाई का उतना अच्छा इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन आपको सूट करेगी वो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और वो ही आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। डेफिनेटली। तो मैम अभी हमने जैसे बात की, एक बार क्विकली मैं जानना चाहूंगी इसके इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के रीजंस क्या क्या हैं। जैसे आपने अभी स्ट्रेस बताया कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैम ने लाइफस्टाइल बताया, फूड बताया, क्या कुछ और वजह भी है जिसकी वजह से ये मेंस्ट्रुएशन जो है वो इरेगुलर हो सकती है? हम स्लीप फैक्टर भूल गए बताना आपको। जी। जो स्लीप फैक्टर है वो भी मेजरली जो है लीड करता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन को। Okay. एक्चुअली हमारा बॉडी का एक बायोलॉजिकल रिदम रहता है। बायोलॉजिकल रिदम में क्या रहता है कि हमारा जो दोषा रहते हैं ना, उनका पर्टिकुलर टाइम होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सोना, उठना, बैठना, जागना, खाना पीना सब मेंटेन करके रखना पड़ता है। जी। जैसे ही वो बैलेंस बिगड़ा तीनों दोषों का, वैसे ही कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटी आपकी बॉडी में आएगी ही आएगी। तो बिल्कुल। स्लीप के लिए भी एक प्रॉपर टाइम है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे स्लीप नहीं लेंगे तो डेफिनेटली वो बीमारी को पैदा करेगा ही Right. करेगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहा है डेफिनेटली। और हार्मोन का इम्बैलेंस चाहे वो किसी भी वजह से हो तो वो लीड करेगा ही करेगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मैंने ले ली है। और एक स्पेशल सेक्शन हमने ऐड किया है व्हिच इज मिथ्स एंड ट्रुथ्स, क्योंकि स्पेशली मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में स्प्रेड हैं। तो मैं आज जानना चाहूंगी आपसे कि कुछ मिथ्स मैं आपको बताऊंगी या कुछ जो प्रचलित चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि वो मिथ है या ट्रुथ है। रेडी? यस। सो ऐसा कहा जाता है कि टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि आपको कब मेंस्ट्रुएशन होगा ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे। मतलब जब आपकी मदर जिस एज में जो उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था, उस एज में आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। तो इज इट अ मिथ और अ ट्रुथ? नो, इट्स अ मिथ। एक्चुअली जो टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, जैसे आजकल पहले आ रहे हैं बच्चों को, पहले नहीं आते थे, पहले लेट आते थे, अभी जी। 12 साल के 11 साल के भी बच्चों को आ रहे हैं। सो इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। मेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, आपकी डाइट होती है, आपका लाइफस्टाइल होता है। जैसे कि हमें पता है विद टाइम बॉडीज में टॉक्सिन एक्यूमुलेशन है, तो उसका हमारे अंदर अगर हमारे अंदर हार्मोन इम्बैलेंस है तो द प्रोजनी वी गिव बर्थ टू, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी अगर मदर को इस साल में है तो बेटी को भी इस साल में आएगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर बच्चों के आजकल जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी इंक्रीज हो चुका है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपोजर टू द इंटरनेट एंड टू सर्टेन कंटेंट दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी एक्सपोज टू। उसके कारण उनके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है और उसके कारण भी जल्दी आ जाते हैं, या है ना, डिफरेंस होता है। सो इट्स बेसिकली ऑन योर लाइफ, ऑन योर डाइट, योर लाइफस्टाइल, नथिंग दैट। ऑलराइट। ड्यूरिंग पीरियड्स वुमेन बिकम इम्प्योर और उसको किचन में नहीं जाना चाहिए, स्पेशली अचार को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज अचार खराब हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो ये मिथ है। स्टार्टिंग से मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। हमारे घर पे भी ये नहीं होता है। मुझे आज तक मेरे मदर ने कभी ऐसा नहीं बोला है कि हाँ भाई तुझे किचन में एंटर नहीं करना है, ना अचार को हाथ लगाना है, व्हाटएवर। कुछ भी ऐसा नहीं, हमारे घर पे ऐसा नहीं है और एक्चुअल में भी ऐसा नहीं है। प्योर नहीं होती है वुमेन उस टाइम पे, बल्कि प्योर हो रही होती है, उसकी इम्प्योरिटीज बाहर निकल रही होती हैं। लेकिन ये जो फैक्ट है ना, अगर हम इसके पीछे फैक्ट की बात करें कि ऐसा क्यों बोला जाता है, तो मेनली क्या है कि ये पुराने टाइम की बात है और उस टाइम पे ये चीजें जो थी वो फैक्ट भी थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है कि उस टाइम पे मेजरली पैड्स वगैरह नहीं होते थे, तो फीमेल जो कपड़ा यूज करती थी तो वो अनहाइजीनिक रहता था थोड़ा, तो उस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस रहते थे। तो दैट इज द रीजन कि उस टाइम पे ये चीजें बोली जाती थी। लेकिन इस टाइम पे क्या है कि हमारे पास आजकल काफी सारी सहूलियतें हैं, ठीक है,
पैड, सैनिटरी पैड्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्प्रेज आ गए हैं, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज आ गई हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के टाइम पे ये हमें मिथ ही मानना चाहिए जी। मेजरली ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ नहीं जाना है आपको किचन में या अचार को हाथ नहीं लगाना है। ऐसा आप करके भी देख लेना, अचार खराब नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक। मतलब ये चीजें इवेंचुअली रीजन कुछ और था, लेकिन यहाँ आते आते आज के अकॉर्डिंग ये चीजें फिट नहीं बैठती हैं। डेफिनेटली। ओके ऐसा भी कहा जाता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यू शुड नॉट वॉश योर हेड या नहाना नहीं चाहिए, ये मिथ है, ये फैक्ट है? ये फैक्ट है, इसका एक लॉजिकल रीजन है। आयुर्वेदा में इसे हम ऋतुचर्या बोलते हैं। बहुत ही लॉन्ग एक्सटेंसिव लाइन ऑफ हमें रूल्स बताए गए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। कुछ तो अगर मैं आपको बताऊंगी आप कहेंगे क्या, इसका क्या रीजन हो सकता है? मतलब आयुर्वेदा में बात के साथ साथ हमें एक्सटेंसिव इमोशन से भी मना किया गया है। बहुत ज्यादा हंसना, बहुत ज्यादा रोना, और इसके भी आगे कॉम्प्लिकेशंस बताए गए हैं। कीपिंग दोज असाइड, इनकी एक बहुत डेप्थ में बात हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द बेदिंग रिचुअल। बेदिंग रिचुअल इज व्हाट बेसिकली, अगर आप नहाते हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, आप पानी डाल रहे हो, स्पेशली अगर कोल्ड वाटर है तो आपकी जो बॉडी की सर्कुलेशन है वो तेज हो जाएगी। बाकी सारे काम स्लो डाउन हो जाएंगे या रुक जाएंगे, फिर तेज तेज बॉडी में ऐसे रफ्तार से ब्लड घूमेगा। एंड यू विल नोटिस इवन इफ यू गेट इन अ पूल और इफ यू गो टेक अ बाथ, आपका फ्लो रुक जाता है उस टाइम पे। सो बिकॉज के वो और हर जगह से सिक्रीशंस बंद होके सिर्फ और सिर्फ आपकी रगों में खून दौड़ रहा है बेसिकली। और अगर आप हेड बाथ लेते हो फिर तो बहुत तेजी से, यूजुअली यू सी, अगर आप डेली अगर आप हेड बाथ नहीं ले रहे हो, एक नॉर्मल ग्लो आता है चेहरे पे, लेकिन जिस दिन आप हेड बाथ लेते हो ना, चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करता है। दैट इज बिकॉज वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ गई है। इसीलिए हेड बाथ तो कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो फ्लो को हिंडर करेगा आपके। फिर इवेंचुअली क्या होगा कि हो सकता है आपकी क्रैम्प्स भी बढ़ जाए, और फ्लो तो कम हो ही रहा है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, ठीक है जी। एंड अगर आप करना चाहते हो, अगर आप जैसे आयुर्वेदा में तो बोला गया था कि नहाना ही नहीं है, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट भी है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ स्पॉन्ज बाथ इंस्टेड ऑफ अ बाथ। या तो सबसे पहले तो हो गया आपको हेड बाथ लेना ही नहीं है, आप नॉर्मल बाथ लीजिए, नॉर्मल वाटर से, ल्यूकवार्म वाटर से, ठंडे से नहीं। और अगर आप एक और स्टेप जाना चाहते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ स्पॉन्ज बाथ। आप पानी से अपने आप को क्लीन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पोरिंग वाटर ऑन योर बॉडी। क्लीनिंग क्लेंजिंग दोनों से होगी। आयुर्वेदा में इसका डिफरेंस बताया गया है कि क्लीनिंग के ये दो तरीके हैं, लेकिन जो बाथ लेना है उससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जो चीज हमें नहीं चाहिए। So you have two options. You can choose whatever you want according to your preference. Okay. And this is applicable for all the menstruating days or like first 3 days, या ऐसा कुछ है कि या पूरा का पूरा पीरियड जितने दिन आपको menstruation हो रहा है कंटिन्यू ऐसा ही करना? नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप completely by the book जाएं, और during the whole menstrual phase जितने दिन है आप उतने दिन ही इन रूल्स को फॉलो कीजिए। फिर भी अगर for some reason you do not want to, फिर आप क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग के डेज हैं 3-4 डेज जो हैवी आपका जब भी फ्लो आता है, तो तब आपको स्ट्रिक्टली यू हैव टू अधेयर टू दीज रूल्स। तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, आपका फ्लो हिंडर नहीं होगा और इरेगुलरिटीज का इश्यूज भी कम हो सकता है। ग्रेट। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि ठंडी चीजें नहीं खानी। यूजुअली हमारी दादी नानी तो स्पेशली वो मना करती थी कि ठंडा ठंडा फ्रिज से निकाल के मत खाओ या ठंडा फ्रूट्स मत खाओ। तो इज इट अ फैक्ट और ट्रुथ? ये मिथ तो नहीं है, ये फैक्ट है। फैक्ट उस वजह से है कि जैसे इन्होंने भी बताया आपको कि पानी हेड वॉश नहीं करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि नॉर्मली किसी की नक्सीर फूटती है तो सबसे पहले उसके सर पे पानी डालते हैं जी। वो क्या करता है कि ब्लीडिंग को रोकता है, कंस्ट्रक्ट करता है चैनल्स को मेनली। तो उसी वजह से ये चीज भी है कि ठंडी चीजें हमें मना करते थे वो लोग, तो आजकल भी ये चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। इससे हमारा फ्लो रुकता है, डेफिनेटली रुकता है, और क्रैम्प्स भी बढ़ते हैं। वात प्रकोपित होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। मेजरली क्या है कि मेनली अगर हम माने किस वात का रोल है, अपान वात का रोल है निकालने में। ब्लड फ्लो हो गया या एक्सक्रीशन हो गया, अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी या उसका फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्लो जो है डेफिनेटली कम होगा या रुक भी सकता है। तो इसीलिए आपको ठंडी चीजें जो है वो मना करनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इट विल लीड टू सम प्रॉब्लम्स।
जी, एक्सरसाइज का रोल है व्यायाम, यानी कि आयुर्वेद में जो व्यायाम है अगेन उससे वात प्रकोपित होती है जी। तो हमें हैवी स्ट्रेनलेस एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। और अगर आप यू नॉट एट ऑल फटीग्ड, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप योगा कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो जो आपके क्रैम्प्स को भी रिड्यूस करेगा। आपके पेल्विक एरिया वाली जो है स्ट्रेचेस कीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए अगर आपको करनी है तो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है उस एरिया पे इंक्रीज होगा, यूट्रस में ब्लड फ्लो आएगा, आपकी पेन रिड्यूस होगी, आपका फ्लो भी अच्छा होगा जी। तो So- मतलब लाइट एक्सरसाइज की जा सकती है। यस, क्योंकि आप सारा दिन रेस्ट कर रहे हो, यू विल गेट स्टिफ, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि सारा दिन हम बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यू विल गेट डिप्रेस्ड। सो यू कैन गो इन फ्रेश एयर और इन योर रूम, तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ओके, ऑलराइट। एंड देयर इज वन मोर मिथ कि ड्यूरिंग पीरियड्स आपको सेम बेड पे या सेम जगह पे नहीं सोना चाहिए, कहीं और किसी और जगह पे आप जाके सो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे क्या है, एक तो जो बंदा पहले ही उसका मूड जो है वो बिल्कुल इरिटेट है फीमेल Right. उस टाइम पे वो और भी ज्यादा खिंच जाएगी, इवन दो वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। तो ये चीज तो बिल्कुल ना अपनाएं। ये पुराने टाइम पे होगी ये चीजें ड्यू टू अनहाइजीन और थोड़ा मतलब कहते हैं कि Relax. स्मेल वगैरह एंड ऑल, तो वो उस बेसिस पे होगा। लेकिन आज के टाइम पे काइंडली डोंट डू दिस, क्योंकि स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। Right. वो और भी ज्यादा मतलब अकेलापन फील करेंगे। बिल्कुल। उस टाइम पे उनको साथ चाहिए होता है, हर एक जी। फीमेल को साथ चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। तो डोंट एवर डू दिस। Okay. One more is that you cannot get pregnant while you are on your periods. Well, it is a myth. It's kind of a myth because क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका एक ही ओवम जो है रिलीज हुआ है ओवरी से, और उस टाइम पे when you're mating with your partner कि उसको एग जो है वो रप्चर हो चुका है, हो सकता है वो रप्चर उस टाइम ना हुआ हो सकता है 2 एग्स रिलीज हो गए हो, तो there is possibility, there is Okay. slight possibility, but the chances are there. Okay. ये तो बात रही मैम नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन की। अगर बात करें इरेगुलरिटीज की, तो देन द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल, मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में भी आप यू कांट गेट प्रेग्नेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. प्रेगनेंसी हो सकती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का कारण पता होना चाहिए मेजरली। राइट। जैसे इतने सारे कारण हैं, अगर पीसीओडी, पीसीओएस एंड ऑल, फिब्रॉइड्स, ये सारी चीजें नहीं है तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। इवन दो इन केसेस में भी हो जाता है, पीसीओडी, पीसीओएस, फिब्रॉइड के केसेस में भी। फिब्रॉइड के केस में क्या होता है, क्या कारण रहता है उसमें ना, मेजरली जो है अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके। अबॉर्शन के चांसेस इसलिए रहते हैं फिब्रॉइड्स के केस में क्योंकि बेबी को ग्रो करने के लिए उतनी स्पेस नहीं मिल पाती है फिब्रॉइड्स की वजह से, और न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है। Okay. क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो है वो फिब्रॉइड्स की तरफ को ही जाता है ज्यादा, तो वो कारण रहता है। इवन दो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ओके, ऐसा कुछ नहीं। एंड आई थिंक अगर प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर डाइट फॉलो की जाए तो इट वुड बिकम वेरी इजी। बिल्कुल, डेफिनेटली। ऑलराइट। एंड एक और चीज है जो बहुत ज्यादा मना की जाती है कि दही नहीं खानी है, अचार नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, तो व्हाट इज दिस? इज इट अ मिथ और अ ट्रूथ? देखो, खट्टी चीजें मना करी जाती हैं, ठीक है, वो इस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस। एक तो अगर हम मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जी। बताया कि मिल्क प्रोडक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, तो उस वजह से, हैवी होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, उस वजह से हम मना करते हैं। राइट। तो तो वो मे बी नहीं लेना प्रॉपर चाहिए। फ्लो नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो उस okay. वजह से वो नहीं लेना चाहिए। So it's a truth. ट्रुथ। Okay. And after getting pregnant or after delivering a child, you cannot have these menstrual irregularities. अगर बच्चा हो गया तो अभी कोई इशू नहीं है, जैसा भी है ठीक है, वो कोई irregularities में कंसिडर नहीं होगा। That's definitely a myth. Okay. अगर जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो की हमने बात की कॉजेस की है ना, जी। जो इन चीजों को फीड करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को फीड करते हैं, अगर आप वही फीडिंग फैक्टर्स आफ्टर योर प्रेगनेंसी या डिलीवरी भी ले रहे हो तो डेफिनेटली आएंगी प्रॉब्लम्स। और अगर हम देखा जाए तो आती भी है, जब अगर किसी लेडी को आफ्टर डिलीवरी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, शी इज वेरी हेल्दी, मेनोपॉज के टाइम में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें कितने सिम्टम्स होते हैं। चलिए, इररेगुलर पीरियड्स तो होंगे मेनोपॉज में, वो धीरे धीरे स्टॉप होंगे, स्पॉटिंग होके जाएगा, बट बहुत सारे अलग सिम्टम्स आते हैं
because it's your body. It changes according to factors, according to age and according to your lifestyle. राइट एंड पीसीओडी पीसीओएस भी हो सकता है? Yes, definitely. Okay, right. So thank you so much for breaking these myths and I'm sure आजकल की जो लड़कियां हैं वो जो आपने फैक्ट्स बताए उनको समझ के और अपने आप को उन कुछ स्पेशल डेज आई वुड से कि उसमें अपना हाइजीन, अपना डाइट और अपना एक रूटीन फॉलो करेंगी. एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइजीन स्पेशली इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज बहुत सारे और डिजीजेज हैं, स्पेशली यूटीआईज हो सकते हैं अगर हाइजीनिक और सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए तो. अब जाते जाते मैम मैं कुछ खास टिप्स या कहें तो 3 टिप्स स्पेशली फॉर मेंस्ट्रुएशन. Sure. हमारे आयुर्वेद में योगा का इतना प्रचलन है, तो आप योगा पोजेस कर सकते हैं जिसमें आपके पेल्विक एरिया को ब्लड फ्लो मिले, वो एरिया स्टिमुलेट हो और वहाँ पे हीलिंग हो. इसमें आपके शलभ आसन आ जाता है, भुजंग आसन आ जाता है जिसे हम कोबरा पोज कहते हैं, वेरी फेमस, वन ऑफ दी सूर्य नमस्कार पोजेस, राइट. एंड उसमें आपका सेतु बंद आसन आ जाता है, कैमल पोज आ जाता है, उस्त्रासन बोलते हैं उसे. और इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम जानते हैं हम, इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम होता है, उज्जाई ब्रीदिंग होती है. और आप भ्रामरी कर सकते हैं. भ्रामरी प्राणायाम आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, नर्व्स को स्टिमुलेट करेगा. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है हार्मोन्स का, तो वहीं से हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वही रेगुलेट करता है. सो बेसिकली इन हार्मोनल प्रॉब्लम्स में और पीसीओडी में ये काफी इफेक्ट होता है, तो हमें उसे स्टिमुलेट करना है. उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम हो गया और उसके लिए कपाल भाती हो गई. कपाल भाती को आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त में बोला गया है, इट इज द मेथड टू डिटॉक्सिफाई द ब्रेन. लंग्स को ही नहीं, ये ब्रेन को भी डिटॉक्सिफाई करता है. और क्योंकि जब कपाल भाती होती है तो अब्डोमिनल मसल पे स्ट्रेन पड़ता है, अब्डोमिनल मसल यूज होते हैं, तो वहां भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा. ठीक है, तो ये इट्स एन ऑलराउंडर. कपाल भाती इज अ मस्ट if you want to be healthy in terms of your hormones. And इसके aside from that हम acupressure points होते हैं काफी अच्छे, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं. आजकल लोग बहुत यूज करते हैं, उनसे काफी फायदा ले रहे हैं. जैसे on your thumb right here is the point of pituitary gland. आप इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसे इस तरह से दबा सकते हैं. ठीक है, अगर आप इसको दिन में अगर आपको 2 बार करना है तो कुछ सेकंड्स के लिए कर लीजिए, 20 टाइम्स के लिए कर लीजिए. अगर 1 बार करना है तो 5 मिनट के लिए कर लीजिए. आप इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं फॉर योर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड अगर आपको अब 1-2 और पॉइंट्स है, जैसे हियर राइट बिलो योर मिडिल फिंगर is the point, and right below your middle finger and below your ring finger, these 2 points are the points for your ovaries. तो ovaries में blood flow increase करने के लिए, उन्हें stimulate करने के लिए आप इन points को press कर सकते हैं. And just between these, between the root of your middle and ring finger, here's the point of your uterus. तो आप इससे इस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं. ये 3 पॉइंट्स आपके ग्लैंड्स को ऊपर से भी कवर हो गया और पेल्विक एरिया से भी कवर हो गया. आप इसे कर सकते हो. एंड अगर हम हर चीज को लेके चले, आयुर्वेद की मेडिसिन जो है उनका जो रूटीन है वो भी, हम चूर्ण भी देते हैं, हम सिरप भी देते हैं, हम गोलियां भी देते हैं, तो हम हर डायरेक्शन से उसे कवर करते हैं. तो इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए भी आपको हर तरह से उसे कवर करना चाहिए. आपको फिजिकली, मेंटली, ऑन योर डाइट. तो मुझे नहीं लगता आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी. राइट, इफ आई कुड समराइज लाइक योगा आसन जरूरी है, आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपका हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको लगता है कि कुछ कहीं तो कुछ गड़बड़ है तो आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से इमीडिएटली. Take yourself seriously, take your health seriously and consult your doctor. They will guide you properly with proper medications and diet. Follow that. So thank you so much. Periods are tough. Ensure you should stay healthy, comfortable and hygienic throughout your periods. Thank you so much for today. आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं. हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसे ही नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार. अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ. इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड. प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक. www.planetayurveda.com